आज हम बायोकेमिस्ट्री की पहली चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का सही मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री वर्ड को सबसे पहले कौन इस्तेमाल किए थे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे बायोकेमिस्ट्री हमारे जीवन, सेहत और विज्ञान को बदल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल सबलाइम केमर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन से द वर्ड बायोकेमिस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। बायोकेमिस्ट्री शब्द सबसे पहले 1903 में एक जर्मन वैज्ञानिक कार्ल न्यूबर्ग ने पहली बार इस्तेमाल किए थे। तब से अब तक इस अद्भुत क्षेत्र ने विज्ञान और दवाइयों की दुनिया को बदल कर रख दिया है। बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब है जीवन और केमिस्ट्री यानी रासायनिक प्रक्रियाएं या पदार्थ को समझना। बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपको पता है, एक जीवित प्राणी के अंदर हर पल लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं और पदार्थों को समझने का नाम है बायोकेमिस्ट्री, जो हमें दिखाता है कि ये सभी रासायनिक पदार्थों और रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे हमारे शरीर को जिंदा रखती हैं। इस बायोकेमिस्ट्री का फार्मेसी में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम स्कोप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी के नाम से जानते हैं। चलिए इनको देखते हैं। पहले ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। Biochemistry helps in developing new medicines by studying diseases and finding targets in the body to treat them. बायोकेमिस्ट्री नई दवाइयों के बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि यह बीमारियों को समझकर शरीर के उन हिस्सों को पहचानने में मदद करती है जिन्हें इलाज के लिए ठीक से निशाना बनाया जा सकता है। जैसे कि कैंसर के इलाज के लिए टारगेटेड थेरेपी है, जो सिर्फ कैंसर वाली सेल्स को प्रभावित करती है और स्वस्थ सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस तरह बायोकेमिस्ट्री नई और असरदार दवाइयों को बनाने में मदद करती है, जिससे मरीज को बेहतर इलाज मिल सके। अब देखते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन को। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बेस्ट डोसेज फॉर्म्स फॉर पेशेंट्स। बायोकेमिस्ट्री दवाइयों को सुरक्षित और असरदार बनाने में मदद करती है। साथ ही इसकी मदद से हम यह भी पता कर सकते हैं कि मरीजों के लिए दवाइयां का कौन सी डोसेज फॉर्म सबसे अच्छा रहेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उदाहरण के लिए साल्ब्यूटामोल को लेते हैं। अस्थमा के मरीजों को साल्ब्यूटामोल इनहेलर के रूप में दिया जाता है, जिससे सांस की नलिकाएं तुरंत खुल जाती हैं और सांस लेने में मरीज को आसान हो जाता है। इस डोसेज फॉर्म के अलावा अगर साल्ब्यूटामोल को दूसरी डोसेज फॉर्म्स जैसे ऑइंटमेंट के रूप में दिया जाए तो इसका असर उतना जल्दी नहीं दिखाई देगा जितना कि इनहेलर फॉर्म में दिखाई दी, क्योंकि ऑइंटमेंट एक टॉपिकल डोसेज फॉर्म है। यह सीधे सांस की नलिकाएं में नहीं जाता, इसको स्किन पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री की मदद से यह पता किया जा सकता है कि दवा का कौन सी फॉर्म्स सही होगा, ताकि इलाज असरदार और सुरक्षित रहे। अब बारी है ड्रग इम्प्रूवमेंट की। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। बायोकेमिस्ट्री दवाइयों की असर और सुरक्षा को बेहतर बनाती है। उदाहरण के तौर पर एस्प्रिन को लेते हैं। एस्प्रिन एक सेमी सिंथेटिक दवा है, जो प्राकृतिक दवा सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर को बदलकर बनाई जाती है। कहने का मतलब सैलिसिलिक एसिड की बनावट में बदलाव करके एस्प्रिन के रूप में इसे बेहतर बनाया जाता है, ताकि यह शरीर में जल्दी घुस जाए और इसका असर जल्दी दिखा सके। अब हाफ लाइफ डिटर्मिनेशन। इट हेल्प्स टू डिटर्मिन हाउ लॉन्ग अ ड्रग रिमेन्स एक्टिव इन द बॉडी। बायोकेमिस्ट्री यह भी बताती है कि दवा शरीर में कितने समय तक काम करती है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे पैरासीटामोल की हाफ लाइफ लगभग 2-3 घंटे होती है, यानी यह बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे दिन में कई बार लेना पड़ता है। जब ड्रग स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज को देखेंगे तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कंडीशंस फॉर प्रॉपर स्टोरेज टू एक्सटेंड द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। बायोकेमिस्ट्री यह भी बताती है कि दवाइयों को सही तरीके से कैसे रखा जाए ताकि इसकी असर लंबे समय तक बनी रहे। उदाहरण के लिए इंसुलिन को लेते हैं। इंसुलिन को फ्रिज में रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा तापमान में रखा जाए तो यह अपना असर खो सकती है। और जब एक्सपायरी एनालिसिस देखेंगे तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेल्फ लाइफ एंड एक्सपिरेशन डेट ऑफ ड्रग्स। साथ ही बायोकेमिस्ट्री दवाइयों की शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट का पता लगने में मदद करती है।
ताकि यह सुनिश्चित यानी पक्का किया जा सके कि दवा सुरक्षित और असरदार रहे जब तक उसकी एक्सपायरी डेट न हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पढ़ने की बजाय छोड़ देते हैं, जबकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह रहा 2026 के क्वेश्चंस, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसका सही आंसर होगा कार्ल न्यूबर्ग, जिसको हम कुछ देर पहले देख चुके हैं। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अभी से देखना चाहिए, क्योंकि इस साल डी फार्म एग्जिट एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसलिए अपनी एग्जाम की तैयारी को अभी से मजबूत बनाएं। अब इस वीडियो में हम आगे ह्यूमन सेल की बनावट को समझेंगे। इस टॉपिक से बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम में ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसे समझेंगे, जो एग्जिट एग्जाम में भी जरूर मदद करेगा। जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, यह सेल की डायग्राम है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। सेल की सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक पोतली लेयर होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच एक जेल जैसी चीज देखा जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें इस तरह सेल्स के छोटे छोटे हिस्से देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया है, जो 2 परतों से ढका हुआ होता है, यानी इसमें 2 लेयर्स होते हैं, और यह सेल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी देता है। यह वाली हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। यह एक जाल की तरह होता है, जो सेल में इस प्रकार फैला होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम एक छोटे से हिस्से होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इस लंबी सी हिस्सा को गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। इसका काम है सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें पैकेज करके सेल्स के दूसरे हिस्सों में भेजना, और इसे लाइसोसोम कहा जाता है। यह एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एंजाइम मौजूद होते हैं। बस यह थी सेल की बेसिक जानकारी। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं, और जिन पर शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया तो इसी को ही लिख सकते हो। मार्क आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन से। अ ह्यूमन सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा और काम करने वाला हिस्सा है। इसका मतलब सेल हमारे शरीर का छोटा हिस्सा है जो सब कुछ काम करती है। यह खाना पचाने, एनर्जी बनाने और शरीर को बढ़ाने में मदद करती है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे बेहद सारे ईंटें मिलकर एक घर बनता है, वैसे ही बेहद सारे सेल्स मिलकर एक शरीर बनता है। अब हम सेल के 3 मुख्य हिस्सों के बारे में जानेंगे: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। The cell membrane is the thin outer covering of the cell. सेल मेम्ब्रेन दिखने में पतला होती है और यह सेल की बाहरी हिस्सा है। It consists of 2 layers of lipids with proteins placed within them, जिसमें 2 लिपिड लेयर्स के बीच प्रोटीन्स होते हैं। It provides protection and controls what goes in and out of the cell. यह कोशिका को सुरक्षा देती है और यह तय करती है कि कौन सी चीजें अंदर आ सकती हैं और कौन सी बाहर जानी चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक घर की दीवार है। यह दीवार घर को बाहर की चीज़ों जैसे बारिश, धूप से बचाती है और सिर्फ कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, जैसे खाना या हवा। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सेल को बाहर की चीज़ों से बचाती है और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों जैसे पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अंदर जाने देती है। अब न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। The nucleus is the largest and most important part of the cell. सेल की सबसे बड़ा और मुख्य हिस्सा न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस गोल आकार का होता है जो फुटबॉल जैसा दिखता है। It is located near the center of the cell and is enclosed by a double membrane called the nuclear envelope. इसे सेल के बीच में पाया जाता है और एक डबल झिल्ली से लिपटा हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियर एनवेल्प कहा जाता है। The nuclear envelope has small pores that allow the selective movement of materials in and out of the nucleus.
न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाली जाल में होते हैं। इस छोटे से छिद्र से पानी, न्यूट्रिएंट्स जैसे चीजें अंदर और बाहर जाते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, आरएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन पाए जाते हैं। द न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। द क्रोमैटिन कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। द डीएनए इन द क्रोमैटिन स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल विच इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमैटिन में पाया जाने वाला डीएनए सेल की जेनेटिक जानकारी को स्टोर रखता है और यही कारण है कि माता पिता के गुण उनके बच्चों में होते हैं और यह जेनेटिक जानकारी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के पास जाती रहती है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। द साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यह साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जेल जैसा चीज होता है। It consists of water, salts, enzymes and organelles. इसमें पानी, सॉल्ट, एंजाइम्स और सेल्स के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हम सेल के कुछ जरूरी ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल को एनर्जी देते हैं ताकि सेल की कोई भी काम में गड़बड़ी ना हो। एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने चुन चुनकर कुछ MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के डेमो दिए हैं। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके मन में जरूर आया होगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोल रही हूं कि इन पर भी ध्यान दीजिए। तो आइए अब समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे शॉर्ट में ER लिखा जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 प्रकार होते हैं, रफ ER और स्मूथ ER। द रफ ER इज रफ इन अपीयरेंस बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सर्फेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। रफ ER का बाहरी हिस्सा अच्छी तरह से चिकना नहीं होता क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और रफ ER प्रोटीन बनाने में मदद करता है। द स्मूथ ER इज स्मूथ इन अपीयरेंस बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स आउटर सर्फेस और स्मूथ ER का बाहरी हिस्सा अच्छी तरह से चिकना दिखता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड ब्रेकडाउन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी यह लिपिड के साथ प्रोटीन भी बनाता है और हानिकारक चीजों को तोड़ता है। इसके आगे है राइबोसोम। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दे मेक्स प्रोटीन्स असेंबलिंग अमीनो एसिड। राइबोसोम्स को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus is called cellular post office because it wraps, packs and sends proteins and fats to other parts of the cell. गोल्गी apparatus को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन और फैट को पैक करता है और उन्हें सेल के दूसरे हिस्सों में भेजता है। लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुइसाइड बैग्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल्स। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा जाता है क्योंकि ये सेल की बेकार सामग्री और टूटे हुए हिस्सों को नष्ट करने का काम करते हैं। आखिरी में है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्रोवाइड स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन द सेल। पानी, खाने की चीज़ें और बेकार चीज़ें को जमा करने के लिए सेल वैक्यूल्स को इस्तेमाल करता है। आज के लिए इतना ही। बायोकेमिस्ट्री की अगली चैप्टर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, जहां से ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आसान और अपने अंदाज में समझाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही मुलाकात होगी। और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को ठोक दीजिए।